हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना 12th लेवल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर हम लोग चला रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और आज अपना जो टॉपिक है वो ये है कि वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ ए डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि क्या है, अपने पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, अपने पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है क्या कि इस पे मैंने एक डायपोल रख दिया ऐसा सीधा, ये ए पॉइंट है, यहां प्लस क्यू चार्ज है और ये बी पॉइंट है, और यहां पहले इसको माइनस क्यू कर लेते हैं और इसको प्लस क्यू कर लेते हैं। चलो भाई, ठीक है, आप इसको प्लस कर सकते हो, इसको माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये अपना डायपोल रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट, घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो हमें एक वर्क मिलेगा, हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये वर्क चाहे हम निकाल लें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या हम निकाल लें इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी निकाल लें। इस W को निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस W को निकालने का एक और फायदा है, वो ये, अगर हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हम वो भी पता कर सकते हैं। क्यों? पता है ना आपको कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। पता है ना ये कॉन्सेप्ट? हाँ, तो बस मतलब W पहले निकालना पड़ेगा। ध्यान देना, यहां से पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान दो, इस माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू ई वेक्टर मान लेता है। ठीक है, और जो प्लस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, प्लस क्यू ई वेक्टर। देखो, अगर हम लोग यहां वेक्टर ना लगाएं तो यहां माइनस नहीं आएगा, वेक्टर लगा रहे हैं तो माइनस आएगा ही आएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये है। गौर करो, इस पोजीशन में डायपोल पर टोटल एफ नेट कितना होता है? 0 हो गया, क्योंकि देखो माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, टोटल निकालो, इस डायपोल पर एफ नेट कितना हुआ? 0। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स। तो फोर्स तो 0 हो गया, अब वर्क डन कैसे आए? सवाल ये भी खड़ा होता है। एक बात सोचो, मान लिया हमने कि ये जो डायपोल है, ये जो डायपोल है, ये क्या है, इसका मोमेंटम पी वेक्टर इधर ही तो होगा ना, ऐसा माइनस से प्लस की ओर। ये ई के साथ एंगल कितना बनाए? अगर थीटा बनाए तो क्या आपने पढ़ा है, इस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है जिसकी वैल्यू होती है टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, होता है कि नहीं? ये क्या करता है, ये इसको रोटेट करता है। कैसा रोटेट करता है? ध्यान देना, इस माइनस क्यू पर फोर्स लगा इधर, प्लस क्यू पर फोर्स लगा उधर। सपोज दैट ये आपका डायपोल है, तो एक फोर्स लगा उधर और एक फोर्स लगा इधर, तो ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाएगा, ये वाला इसको इधर, तो ये डायपोल ऐसे रोटेट होगा, ऐसे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ये टॉर्क किस तरफ रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं? तो ये तो फिक्स है कि यहां रोटेशनल मोशन हो रही है, रोटेशनल मोशन हो रही है, तो ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये तो लग नहीं सकता, क्योंकि ये तो तब लगता है जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, तब लगता है। यहां ये रोटेट हो रहा है, तो रोटेशनल, जो रोटेशनल वर्क डन होता है वो होता है W बराबर में टॉ इंटू टॉ वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर। 11th की बात है, कह रहे सर 11th की बात मत किया करो आप, है ना, क्या करें, करनी पड़ेगी। तो W बराबर टॉ वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर। अब यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपना टॉ वेक्टर ये रहेगा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान देना,
एक फॉर्मूला यहां पर एक चीज और देखो, क्या ये टॉ वेरिएबल है? क्या ये टॉ वेरिएबल है, मतलब परिवर्तनशील है? हाँ है ना, क्योंकि टॉ किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। मान ले अभी थीटा 30 है, अब ये कम करेगा तो 30 से कम हुआ ना, फिर 30 से और भी 20 से और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, तो थीटा लगातार बदल रहा है, तो टॉ लगातार कैसा होगा? बदलेगा। अब आपको पता है कि अगर फोर्स वेरिएबल होता है, तो W बराबर फॉर्मूला आता है F वेक्टर डॉट dx वेक्टर लिमिट x1 से x2। अरे वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क पावर एनर्जी में 11th में, तो 11 जिन्होंने बर्बाद की है उनकी 12th भी बर्बाद हो जाती है, तो 11th पर फोकस किया करो, ठीक है। अब देखो यहां से इसी तरीके से अगर टॉ वेरिएबल है तो क्या W बराबर हम लोग लिख सकते हैं θ1 से θ2 लिमिट F वेक्टर डॉट d थीटा वेक्टर। F की जगह पर क्या करना पड़ेगा? टॉ वेक्टर। समझ में आया? फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं? ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। तो देखो आपको पता है कि जब ये P वेक्टर और E वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो टॉर्क कितना लगता है? टॉ बराबर PE sin थीटा। इस वाले डेरिवेशन में ये टॉर्क क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज है, ठीक है। माना कि अभी ये यहां से जो पोजीशन बना रहा है वो एंगल बना रहा है θ1, मान लिया ये इनिशियल पोजीशन है ना। हमने क्या किया, देखो टॉर्क लगेगा इधर, हमने इसको घुमाया इधर इस तरफ। हाँ, ये जो टॉर्क है ये वाला, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क है, और हम जो टॉर्क इधर लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगाएंगे टॉर्क, है ना। इधर लगाएंगे बहुत स्लोली। जब बहुत स्लोली लगाएंगे टॉर्क, तो एक्सटर्नल टॉर्क की अगर मैं बात कर लूं तो वो होने वाला है टॉ एक्सटर्नल बराबर PE sin थीटा। मैग्नीट्यूड सेम रखना है ना। देखो माइनस माइनस अभी मत सोचना, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, उसके मान की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर इधर था 40 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क, तो आपको इधर भी लगाना पड़ेगा 40 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि इसको बहुत स्लोली चलाना है भाई, बहुत स्लोली। और ये बात मैं कई बार समझा चुका हूं कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन हम इसमें निकाल रहे हैं तो हमें वर्क जो करना है वो बहुत स्लोली चलाना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट को। इसलिए तो जब स्लोली चलाएंगे तो फोर्स टॉर्क जो है ना 40 से ज्यादा थोड़े लगाएंगे, लगभग 40 के इक्वल, ताकि धीरे रोटेट हो। अच्छा, ये हमने ले लिया। और मान लो हमने इसको घुमा के इधर कर लिया। किस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में हमने इसको कर लिया। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है ना, तुम ये सोचो कि सर ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ आपका प्लस क्यू है, और ये एंगल ये P वेक्टर है, और ये जो पूरा एंगल है ये आपका θ2 मान लिया, माना। अब ध्यान दो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल टॉर्क, जो भी बोलना चाहो, W इज इक्वल टू टॉ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट d थीटा वेक्टर और लिमिट θ1 से θ2। ध्यान दो यहां से, तो WXT कर देता हूं मैं, WXT इज इक्वल टू θ1 से θ2 लिमिट, और ये कितना होने वाला है? PE sin थीटा इंटू d थीटा कॉस। भाई डॉट जब हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा ना। ध्यान दो, हम डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, कितना डिस्प्लेस किया? d थीटा, ये एंगल d थीटा है, इतना डिस्प्लेस किया इधर, और टॉर्क जो है ना ये वाला आपका, इसकी वजह से टॉर्क वो तो उधर है। ऐसा है क्या? नहीं है। हमने देखो टॉ एक्सटर्नल इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल कितना हुआ दोनों इनके बीच में? 0।
कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू पीई, बाहर करो, θ1 से θ2 लिमिट साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा लिमिट θ1 से θ2। ये बायो वाले मर जाते होंगे जैसे ही ये इंटीग्रेशन की बात आती है। अरे सीखना पड़ेगा, अगर आपको 12th में फिजिक्स पढ़नी है तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो सीखनी पड़ेगा ना आपको। खैर, यहां से देखो, अब W एक्सटर्नल इज इक्वल टू, देखो पीई लिमिट हटाओ, कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट θ2 माइनस कॉस θ1, है ना। तो क्या बना, मैं यहां पर लिख देता हूं, फाइनली जो अपना आंसर आने वाला है वो है W एक्सटर्नल इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। मतलब W एक्सटर्नल इज इक्वल टू आ जाएगा पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। समझे आप? ये वर्क डन है वाई द एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फैक्टर। और अगर मैं पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक मैं लिख देता हूं इतना बराबर, क्या नहीं पढ़ा आपने, माइनस W एक्सटर्नल। तो वर्क डन इलेक्ट्रिक कितना आ जाएगा, देखो माइनस, यहां माइनस लगाओगे, माइनस अंदर भेज दो तो बन जाएगा पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। कुछ समझे बच्चों या नहीं? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं कोई हर बार कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहा हूं, एक ही कॉन्सेप्ट पर अपना पूरा चैप्टर चलता है, ठीक है। जहां जहां जिस जो भी कॉन्सेप्ट जो है ना जुड़ने लायक होता है वो जोड़ रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान दो, आपको पता है डायपोल हमने रखा, डायपोल रखा तो डायपोल पर टोटल फोर्स कितना है, 0। तो टोटल फोर्स जब 0 है और वर्क डन हमें निकालना है तो वो F डॉट dx वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, है ना। तो यहां पर रोटेशनल मोशन हो रही है, तो रोटेशनल मोशन में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो टॉ वेक्टर डॉट डी थीटा होता है। इंटीग्रेशन θ1 से θ2 लिमिट इसलिए लगाई है क्योंकि यहां पर अपना जो टॉर्क है वो वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, इसलिए लिमिट लगाई है और इंटीग्रेशन किया है। अब अच्छा ध्यान दो, इस टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और हम एक्सटर्नल टॉर्क इधर अप्लाई करेंगे, इधर इधर, और लगभग सेम मैग्नीट्यूड का, ताकि ये स्लो धीरे धीरे चले। ये कॉन्सेप्ट है, तो वही तो हमने किया। अब जब यहां पर इन दोनों के बीच के एंगल लिखने की बारी आई तो हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल टॉर्क भी इधर लगाया और घुमाया भी इधर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 0। इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया हमने। देख लो एक बार, पूरा कॉपी में नोट करना चाहो कर लेना, ठीक है। देखो अभी आपने जो पढ़ा और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकाला पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसकी वजह से आपने निकाला माइनस भाई, इसी का ये माइनस होता है ना, माइनस पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, माइनस अंदर भेजा तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये लिखा। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका मैं यहां पर आपको समझाता हूं, उसके बाद दूसरा तरीका। देखो पहला तरीका तो यह है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिखता हूं तो वो मैं लिखता हूं V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू क्या, माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यहां कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, और माइनस W इलेक्ट्रिक किसके बराबर हुआ, W एक्सटर्नल के। तो यहां मैं W एक्सटर्नल लिख देता हूं। इनिशियल कंडीशन थी θ1 पर, फाइनल कंडीशन थी θ2 पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, U θ2 माइनस U θ1 बराबर में, इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पर लिख दूं PE cos θ1 माइनस cos θ2, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ध्यान दो, ये जो अपने पास रिलेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता रहा है, ये डिफरेंस बता रहा है। इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है, ये डिफरेंस बता रहा है। हमें तो पोटेंशियल मानना है। तो देखो, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को बनाने के लिए एक अपने मन से मानी हुई एजम्पशन है, या अपने मन से साइंटिस्ट लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी सी बनाई है कि अगर पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है, के बीच एंगल जो है, ठीक है, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर है, तो इस कंडीशन को डायपोल की स्टैंडर्ड कंडीशन बोला गया है, स्टैंडर्ड पोजीशन। कौन सी? और यहीं से पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट होना है। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर थीटा 90 है तो वहां पोटेंशियल 0 मानो। जिस तरीके से आप मोशन वगैरह करते हो ना, अरे जहां से t बराबर 0 वहां x बराबर भी 0 मानते हैं ना, उसी तरीके से। तो इस थीटा बराबर 90 को इसकी क्या मानी गई है? स्टैंडर्ड पोजीशन डायपोल की। मतलब बिल्कुल ये ऐसा रखा हो। मैं बता देता हूं, मान लो ये ऐसा रखा हुआ था पहले, बिल्कुल ऐसा, ये ऐसा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, डायपोल पी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर, और ये थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, और ये थीटा 2 जो है यहां पर, ये थीटा 2 बराबर थीटा मान लेता है। ठीक है, तो ये कहा थीटा बराबर 90 पर, ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं ये वैल्यू, तो यहां पर यू थीटा मतलब किसी थीटा पोजीशन पर, यहां तो 0 ही रखोगे ना, है ना, बराबर में पीई, देखो cos 90 माइनस कॉस थीटा, तो यू थीटा बराबर में माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। यहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है भाई? देखो, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल है। तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस यू थीटा को यू भी लिख सकते हो, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर कोई भी डायपोल पी वेक्टर ई वेक्टर के साथ थीटा कोण की पोजीशन में है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पीई कॉस थीटा। ध्यान दो, मैं एक बात और समझा देता हूं। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया, ये थीटा क्या है, ये बहुत थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अभी पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल मान लो 90 है, ये सीधा रखा हुआ है, अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा हुआ है। अब हमने इसको 60 डिग्री घुमा दिया, क्या कर दिया, 60 डिग्री हमने घुमा दिया, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम लड़के सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, थीटा को ही 60 को ही थीटा मान लेते हैं। ये गलत है भाई। ये थीटा तो वो है जो एंगल उसने घुमा दिया, और ये थीटा वो है घुमाने के बाद पी और ई के बीच बना कोण। तो ध्यान दो, ये ऐसा था, ठीक है, उसने घुमा दिया कितना, 60, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 30। तो यहां थीटा 30 होगा, ना कि 60। इसी तरीके से इस टाइप के ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा, तो इसमें ये थीटा 1 थीटा 2 वो एंगल नहीं है जितने एंगल से इनको घुमाया जा रहा है। थीटा 1 और थीटा 2 वो एंगल हैं जितने एंगल घुमाने के बाद उन्होंने अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब हम लोग इसका दूसरा तरीका भी समझते हैं। देखो, दूसरा तरीका अपना क्या कहता है, हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में, ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हो दोबारा से। देखो क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कि आप क्या करोगे, अगर कोई सिस्टम बनाओगे, चार्जेस को इनफाइनाइट से ला करके कोई सिस्टम बनाओगे, तो जो वर्क डन होगा वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें इसके अंदर डायपोल बनाना है, और डायपोल को बनाने में जो वर्क डन होगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां हमने मान लिया पॉइंट एक ए है, ठीक है, एक ए पॉइंट है, यहां पोटेंशियल हम मान लेते हैं V1 है, इस जगह पर पोटेंशियल कितना मान लेते हैं V1।
यहां पर पोटेंशियल क्यों होगा? अरे भाई ये पॉइंट अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ना, तो पोटेंशियल होगा ही होगा। अब हम एक माइनस क्यू को इनफाइनाइट से ला रहे हैं, किधर से भी लाओ पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, यहां मैंने रख दिया। जब हम इसको यहां पर रखे हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसते हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन क्या बताया था? W इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ए पॉइंट पर आया, यहां पर पोटेंशियल कितना है? कितना है? V1, और चार्ज कितना है? माइनस क्यू। तो यही वर्क डन इस माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U1 मान लो, माइनस क्यू V1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्लस क्यू चार्ज ला रहे हैं इस B पॉइंट पर, और डिस्टेंस हमने ये ले ली 12 है, लेनी ही पड़ेगी भाई। ये AB हमने कितनी ले ली? 12, क्योंकि डायपोल बनाना है तो यहां पर माइनस क्यू रख दिया, तो यहां प्लस क्यू रखोगे तो ये बीच की डिस्टेंस 12 लेनी पड़ेगी। अब अगर हमने जब इसको यहां पे रखा है तो वर्क डन जो होगा वो होगा कितना? मान लो यहां पोटेंशियल V2 है, यहां पोटेंशियल V2 है, तो यहां से बनेगा प्लस क्यू इंटू V2। ये पोटेंशियल जो V2 है वो ओवरऑल पोटेंशियल है, ये V1 E1 ये सब सबकी वजह से यहां B पर ओवरऑल पोटेंशियल है। तो यहां U2 मैंने ले लिया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात बताओ आप, यहां पर इस जगह पर अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो U1 प्लस U2 करूंगा। हाँ, U1 कितना है? माइनस क्यू V1 प्लस क्यू V2, Q कॉमन है तो माइनस का V1 प्लस का V2, तो U बराबर Q कॉमन V2 माइनस V1 कर लिया। अब एक बात मुझे बताओ, क्या मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था? कौन सा रिलेशन? बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R कॉस थीटा। ठीक है, मान लो हम A से B की तरफ जाते हैं तो फाइनल है V2, इनिशियल है V1 बराबर माइनस E। हम देखो E इधर है, हम जा इधर रहे हैं, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? 12, तो डेल्टा R 12 हुआ। अच्छा, 12 भी इधर ही डायरेक्शन में है कि नहीं? माइनस क्यू से प्लस क्यू, और E भी इधर डायरेक्शन में, एंगल कितना मान लिया? थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया। यहां पर आप ये वैल्यू रख के देखो तो U इज इक्वल टू क्यू इंटू माइनस E12 कॉस थीटा। एक काम करो ना, Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L और माइनस यहां पर लगा दो U कॉस E कॉस थीटा। क्या ये P बन गया? हाँ, U बराबर माइनस P E कॉस थीटा। तो देखो, क्या अभी यही एक फॉर्मूला निकाला था हमने थीटा पोजीशन में? हाँ, तो यही एक हमने फॉर्मूला निकाला था थीटा पोजीशन में। अब चाहो आपको ये लगे कि सर वो मनगढ़ंत था, ये सही है, अरे सही दोनों ही है, जिस लेवल पर आप चाहते हो उस लेवल पर समझ सकते हो। तो ये है किसी भी डायपोल की थीटा पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कब ये आपका डायपोल स्टेबल होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, ये सारी कंडीशंस देखते हैं। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। देखो, अभी हमने बोला है कि अगर एंगल थीटा है, एट एंगल थीटा, तो क्या हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है? माइनस पी ई कॉस थीटा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? पीई साइन थीटा। अरे यही तो पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला। अच्छा, ध्यान दो, फर्स्ट केस में ले रहा हूं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा कितना है? 0 है। ध्यान दो, ये अपना ई वेक्टर है और थीटा 0 मतलब किसके किसके बीच? P एंड E के बीच। तो यहां माइनस क्यू लिया और यहां प्लस क्यू लिया, अपना P वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ। देखो भाई, P वेक्टर, तो P और E दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना हुआ? 0, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या इस पोजीशन में U की वैल्यू माइनस पी ई कॉस 0, तो U बराबर माइनस पी ई, मिला कि नहीं? अच्छा, टॉ कितना रखूं मैं? क्या 0? ठीक है, टॉ 0
फोर्स भी देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल है किसी भी एंगल पर हो, फोर्स भी कितना है? 0। ध्यान दो, अगर टॉ 0 होता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर एफ नेट 0 होता है तो ट्रांसलेटरी, ये घूर्णन साम्यावस्था और ये स्थानांतरीय साम्यावस्था, ठीक है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। मतलब ये तो फिक्स है कि ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन स्टेबल है या अनस्टेबल, स्थायी है या अस्थायी है, ये बताना थोड़ा अभी कठिन है। लेकिन देखते हैं दूसरी कंडीशन। देखना, अगर मैंने लिया थीटा बराबर 180 डिग्री, मतलब अपना ये था ई वेक्टर, ठीक है, और मैंने क्या किया? माइनस क्यू, और यहां पर सॉरी यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, तो पी वेक्टर तो अब इस तरफ हुआ ना, इस तरफ, तो थीटा 180 हुआ। यू बताना यहां पर कितना मिलने वाला है इस फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस पीई कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, और माइनस माइनस प्लस, प्लस पीई, ठीक है, ध्यान दो। और टॉ कितना होने वाला है? 0, क्योंकि यहां पर 180 रखोगे तो साइन 180 की वैल्यू 0 ही तो होती है, और 0 रखोगे तो भी 0, तो टॉ भी 0 है, और एफ नेट तो 0 होने ही होना है। एक बात मुझे बताइए आप, जितनी देखो u यहां पर माइनस पीई और इस वाली कंडीशन में प्लस ई, ठीक है, इन दो थीटा 0 और 180 के बीच में ही तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि 0 से भी कम एंगल हो जाए और 180 से भी कम एंगल हो जाए इसमें, है ना। ज्यादातर जो है ना पोजीशन इसी में लाई करेगी, बीच में ही लाई करेगी। ध्यान दो लो, यहां पर मैक्सिमम कौन है? ये वाली एनर्जी या ये वाली? वो वाली, ये मैक्सिमम है, ठीक। मिनिमम कौन सी है? ये वाली। तो वर्क पावर एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का क्या कहता है कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हो वो उतना ही स्टेबल होगा। कैसा होगा? स्टेबल होगा। और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है वो उतना ही कम स्टेबल होगा। तो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब ये स्टेबल होगा, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ये बहुत कम स्टेबल होगा, मतलब अनस्टेबल इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? अनस्टेबल हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर थीटा 0 है तो डायपोल स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर थीटा 180 डिग्री है तो डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम। मतलब एक डायपोल में हर एक चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है और 2 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। तो डायपोल मोमेंट P कितना आ जाएगा यहां से? अरे 1 × 10⁻⁶ इंटू 2 × 10⁻²। क्या कहता है डायपोल मोमेंट? कोई एक चार्ज और इनटू में उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। अच्छा, फाइंड मैक्सिमम टॉर्क। क्या दिक्कत है? टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा आता ही है। यहाँ टॉ मैक्सिमम निकालना है तो थीटा 90 ले लो तो पीई आ जाएगा, वैल्यू रख देना, सॉल्व हो जाएगा। ई अपने पास ये रखा है, ये अपने पास ई है। ई कितना है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, बी पार्ट इसका देखो। बी पार्ट ये बोल रहा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। स्टार्टिंग पोजीशन क्या कहती है कि यहां माइनस क्यू था और यहां प्लस क्यू था, तो पी वेक्टर अपना ऐसा था, और इस सिचुएशन में थीटा 1 कितना है? 0। थीटा 1 मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच बना कोण, और उसने इसको 180 घुमा दिया। घुमा देने के बाद ये इस पोजीशन में आ गया, माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू, तो पी वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ, ई वेक्टर इधर, तो थीटा 2 कितना हुआ? 180 डिग्री। देखो यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा 2 180 हो गया है, लेकिन थीटा 2 ये एंगल और ये एंगल, घुमाया हुआ एंगल 180 और घुमाने के बाद जो पोजीशन बना वो भी 180 है।
तो वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। आप ये कहो कि हमेशा जितने एंगल घुमाया जाए वही थीटा 2 होता है, नहीं होता। वर्गेडन पूछा था ना, तो W बराबर में क्या करो, PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लगा दीजिए। तो W बराबर में P की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, और E की वैल्यू है 10 टू पावर 5, और कॉस थीटा 1 है कॉस 0, ठीक है, माइनस कॉस 180। तो यहां से बनेगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और प्लस 5 माइनस की 3, कॉस 0 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 2 और हो जाएगा, तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जूल ये आने वाला है वर्क डन। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की अपनी क्लास। देखते रहिए फिजिक्स बाय एच जी सर।